अच्छा जी। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स देख लिए, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के डॉक्यूमेंटेशन देख लिए हैं, तो इंपोर्ट प्रोसीजर को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए, और ये आपके लिए समझने में आसान हो जाएगा। यानी अगर आपको 1 घंटा लगेगा एक्सपोर्ट प्रोसीजर याद करने में, तो 20 मिनट लगेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर में। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर मैंने काफ़ी इंपोर्ट की भी बातें कर दी हैं। तो आप समझो कि अब तुम इंपोर्टर हो और रख दीजिए और सेल लीडर, और फिर जो सामने वाला है वो भी दूसरा मुल्क है, वो एक्सपोर्टर कंट्री है। अब तुम पाकिस्तान हो और यूएस से मंगवा रहे हो वीट, मतलब गेहूं, ठीक है, गेहूं। तो आप गेहूं मंगवा रहे हो यूएस से, गेहूं उर्दू में बता रहा हूँ, वीट, WHEAT, वो मंगवा रहे हो आप यूएस से, ठीक है भाई, आप कहीं और मत चले जाना। तो अब इंपोर्ट प्रोसीजर्स को आपने देखना है, आपके पास होगा, आपके फोन पे वो पेज होगा, सबको आवाज आ रही है सही से, पहले गेस करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब मामला बहुत क्विक है, शायद मैक्सिमम 10 मिनट में मुझे खत्म कर लिया, सेक्शन ही वालों को खुदाफिज करते हैं, बट छोटी सी चीजें बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद खुदाफिज होगा, ठीक है। इंपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहला आएगा भाई इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन, यानी सबसे पहले कोई भी पाकिस्तानी पर्सन होगा जो कि या कंपनी होगी जिसको इंपोर्ट करवाने हैं गुड्स बाहर से, वो अपना नाम रजिस्टर करवाएगा कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के पास, ये इदारा है गवर्नमेंट का। ऑन ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। द इंपोर्टर इज एंटाइटल्ड, अब वो एंटाइटल्ड है कि वो कोई भी गुड्स मंगवा सके। जाहिर सी बात है, अगर मुझे गेहूं मंगवाना है तो मैं लाइव स्टॉक का तो नहीं मंगवाऊंगा, लाइव स्टॉक पे जाकर रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाऊंगा, मैं रजिस्ट्रेशन जाके करवाऊंगा जहां से जो ईडेबल गुड्स होते हैं, जो आटा, चीनी, चावल, इस तरह के गुड्स जो होते हैं उनका सर्टिफिकेट होगा। सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 2, जाहिर सी बात है गुड्स मंगवा रहा हूं तो मेरे पास लाइसेंस भी होना चाहिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं। देखो बिल्कुल ऐसे ही, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी की होती है रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर करते हो गाड़ी को, और फिर चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, लाइसेंस। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही। इंपोर्ट करने को सबसे पहले जो सर्टिफिकेट ऑफ आप करोगे रजिस्ट्रेशन, वो मिल जाएगा, फिर लाइसेंस लो उस चीज का जो गुड्स तुम बना रहे हो। हाँ या ना, दो आइडिया क्लियर हुई है? यस करो जल्दी से, ना आगे बढ़ो। आ गया सर। अली आया सर, सबको बात आ रही है? अरे बच्चे को आ रही है, कितने कैसे आते हैं, 2 4 6 आते हैं, ज्यादा 2 ही आते हैं सर, ज्यादा 7 आ रहे हैं मेरे को। कोशिश करो कि जो बच्चे यस नहीं लिख रहे ना, इनको बढ़ा देना क्लास से, सही है। मेरे पास कम से कम कितनी लड़कियां हैं? 32 लड़कियां क्लास ले रही है, कम से कम 30 यस आने चाहिए। लड़के कितने? 24 34 लड़के, कम से कम 24 लड़के, कम से कम 22 यस आने चाहिए। 2 को समझ लो, इतना मार्जिन देते हैं। अच्छा भाई, तीसरा स्टेप, सबसे आसान स्टेप, आप क्योंकि इंपोर्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर लेटर लिखना पड़ेगा एक्सपोर्टर के लिए। ऑर्डर है, इंटेंट है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सपोर्ट की प्रोसीजर। फिर आप याद करो, वो जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक्सचेंज रेट को फिक्स किया था, वो ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट आपने उसी के लिहाज से देनी है इंपोर्टर ने, क्योंकि इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है, पेमेंट भी इंपोर्टर ही देगा। पॉइंट नंबर 5, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप इंपोर्टर ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाना है, इससे इंपोर्टर का बैंक गारंटी देगा एक्सपोर्टर के बैंक को कि हाँ भाई सामान आ जाएगा इंपोर्टर के पास, तो इंपोर्टर का जो बैंक है वो पेमेंट दे देगा। ये हो गए 5। छठी एडवाइस ऑफ शिपमेंट, जाहिर सी बात है इंपोर्टर को वेट करना पड़ेगा रिसिप्ट ऑफ एडवाइस फ्रॉम द एक्सपोर्ट। याद करो, एक्सपोर्टर सारे काम करेगा अपने, जो सारे मैंने सिखाए अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपोर्टर अपने सारे काम करेगा वो वाले, और फिर रिसिप्ट भेज देगा यहाँ पे शिपमेंट और अराइवल डेट, किस दिन आपके पास वो गुड्स पहुंचेंगे, कौन सा जहाज है, कैप्टन रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट, ये सब वो भेजेगा एक्सपोर्टर, किसको, इंपोर्टर। तो जाहिर सी बात है गुड्स रिसीव हो जाएंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा आप बताएंगे, आप फिर पेमेंट होगी ना यार, जब खाना खाने जाते हो फिर क्या होगा, खाना खा लिया, क्या होगा, चाय वो भी खा ली, पी, आगे क्या होगा, सर कोई स्वीट डिश खा ली, पी, आगे, ऐसे नहीं चले जाओगे ना, पेमेंट ऑफ बिल होगा।
तो अगली हेडिंग है पेमेंट ऑफ बिल। जैसे कहा था पे कर दो। अब बिल भी पे कर दिया, गुड्स आ गए हैं इंपोर्टर के मुल्क में तो आ गए, लेकिन इंपोर्टर के पास नहीं आए। गुड्स उसके पोर्ट पे आ गए, पोर्ट पे आ गए, जाहिर सी बात है अब उसे क्या चाहिए होगा, क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट चाहिए होगा जो उसका सामान उस शिप से उतरवाकर डॉक पे रखवाकर सारी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी के सब किसके काम है, ये सब किसके काम है, एक्सपोर्टर के। अबे भाई इंपोर्टर के होते हैं ना, उसके मुल्क में सामान आया ना, तो पहले वहां पे फॉरवर्डिंग एजेंट था एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्टर को किसका मुंह देखना पड़ता था, एक्सपोर्टर को किसको हायर करना पड़ता था, फॉरवर्डिंग एजेंट। इंपोर्टर को किसको हायर करना पड़ेगा, क्लियरिंग एजेंट। ये वो शख्स होगा जो गुड्स को, सामान को लाकर पोर्ट से आपके पास ले आए, जब तक मंगवाओ और फिर ले। और जाहिर सी बात है पेमेंट ऑफ कस्टमर्स और ड्यूटी देनी पड़ेंगी, काउंसलर इनवॉइस होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑलरेडी टॉपिक खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स में कोई नई चीज नहीं है, इंपोर्ट लाइसेंस, इनवॉइस, इंश्योरेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई सारे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट वही खत्म हो गया। इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर इतना ही बड़ा था भाई, टोटल मुझे 45 मिनट्स लगे इसको खत्म करने में। यही मैं कब से कह रहा था, आपको याद करने में भी इससे कम टाइम लगेगा इंशाल्लाह। जिसने एक्सपोर्ट प्रोसीजर कर लिया 1 घंटे में, ये मेरा वादा है, इंपोर्ट प्रोसीजर 15 मिनट में होगा वादा। और फिर एक आखिरी पेज है, बेसिक कांसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की 3 लाइनें लिखी हैं भाई, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑलरेडी बता भी चुका हूं मैं क्लास के अंदर कि सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होंगी, आजकल नहीं देखते मोबाइल फोन से मंगवा लेते हो चीजें एवरीथिंग। अच्छा, यहां जाकर हमारा कोर्स ए हो या बी हो, आप सब हो, आप खत्म हो चुका है। सिर्फ बी वालों का एक टॉपिक बाकी है जो कि मैं भी कराने वाला हूं थोड़ा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन के जवाब दूंगा। किसी बच्चे ने ग्रुप में लिखा, आपका जो भी ऑफिशियल ग्रुप है, कि सर दानिश ने इंपॉर्टेंट नहीं बताया। टीचर आपको इंपॉर्टेंट कभी नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा कभी भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका रीजन ये है, इंपॉर्टेंट तो तब बताया जाता है ना जब आपका पूरा कोर्स हो और आप उसमें से याद करना चाह रहे हो कि मैं क्या करूं, ठीक है। आपका सिलेबस वैसे ही छोटा, सिलेबस में वैसे ही ABCD अगर Z तक होगी तो बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट क्या है। आप इतने अकल के पैदल बच्चे हो माशाल्लाह माशाल्लाह कि उन्होंने कोर्स आपका आधा कर दिया, आधा आधा लिटरली आधा। उसमें भी आप वहां लिख रहे हो चैट पे कि सर ने इंपॉर्टेंट नहीं बताया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं रहा क्योंकि ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन आप समझ सकते होंगे, आपने मुझसे पूरा कोर्स पढ़ा है, आप मुझे बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि मैं मेरी फीलिंग क्या है सर। तो बहुत शरीफ फीलिंग है मेरी, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। कोर्स आधा है तो मेरे प्यारे बच्चों, चांसेस ऑफ हर टॉपिक के आने के फुल सब आएगा। मैं बोलूं ये, अबे भाई ये सवाल तो तब होगा ना जब सारा कुछ आए, उसमें बोलूंगा ये कर लो ये कर लो ये कर लो। अभी तो मामला ये है, आधा कोर्स है, उसमें जो जो चीजें बार बार आपने पास पेपर में देखी वो सब आएंगी, और मैंने हर टॉपिक जब जब पढ़ाया तब तब कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने क्लास नहीं ली और अब आप मुंह उठा के आपकी आंख खुल रही है तो आप कह रहे हैं सर ने इंपॉर्टेंट नहीं बताया। पढ़े लिखे बच्चे तो शुरू से पढ़ना आपको पता है। जैसे आज भी मैं क्लास में बैठा, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरू किया तो मैंने क्या बोला, इसके बगैर POC का पेपर नहीं बनेगा। लिख लो वहीं, इस टॉपिक के बगैर, इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बगैर POC का पेपर नहीं बनेगा। जब टॉपिक पढ़ाएं, जब टॉपिक समझाएं, तब बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पेपर बताऊं, मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ वुड आई नो, मतलब मैं पेपर बनाने वाला हूं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मसला हुआ क्योंकि वो स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर हुआ तो मैं थोड़ा परेशान तो नहीं हुआ, बस ये था कि मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। पेपर पैटर्न को लेकर बात कर लेता हूं आपसे। पैटर्न आपके पास मौजूद है, दिया हुआ है, सेक्शन 37 38 MCQs आएंगे आपके पास, फिर वो 5 सवाल करने शॉर्ट आंसर के और 2 करने लॉन्ग आंसर के। अब मुझसे आपका अगला सवाल ये होता है कितना लिखें। वो जो सेक्शन बी है ना, वो जब सवाल ऊपर लिखा होगा ना वहां बताएगा, वहां लिखा होगा 5 लाइनों से ऊपर नहीं लिखो, 4 लाइनों से ऊपर मत लिखो।
तो बेटा अगर आपके इस हाथ में बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप 4 लाइनों से 6 कर दीजिएगा, 6 से 12 मत करिएगा, क्योंकि आप बर्दाश्त से बाहर हैं, आप कंट्रोल से बाहर हैं आप, और आप में से कुछ जाहिर ऐसे नहीं है कि सवाल करने हैं 5 करके आएंगे 7, वो भी मत करना, 5 ही करना। 4 लाइनों से 6 लाइनों के बीच में एंड कर देना, ज़्यादा लंबी नहीं करना, लंबी नहीं करना। इंपॉर्टेंट बात जरूर लिखना, गैर जरूरी बातें हटा देना। याद बहुत किया है, नोट्स में बहुत कुछ है, समझा बहुत कुछ दिया है, लिखना सिर्फ 4 लाइनें 6 लाइनें। अब एक सवाल एक और बच्ची पूछ रही, मुझे पता है सर 4 लाइनें ठीक है, नंबर आ जाएंगे? हाँ। एक और बच्ची पूछ रही, सर मैं तो 6 लिखूंगी, मेरे आ जाएंगे? हाँ। अब एक और उठेगा, अब एक और उठेगा कि उठेगी ही क्यों रही है, आप ज्यादा लिखने की आदत बाकी को ज्यादा होती है। वो उठ के बोलेगी सर मैं बाहर लिखूं? नहीं। सही है भाई। लॉन्ग आंसर्स को आप लंबा कर सकते हो टाइम के लिहाज से। अब आपका टाइम 15 मिनट है, आप लॉन्ग कर रहे हो तो पूरा करो टाइम के लिहाज से। सही है भाई। तो लॉन्ग में भी 2 सवाल आएंगे, एक करना होगा, ये भी मेरा वादा है आपसे, थोड़े दिनों की बात है, वो वादा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। 2 सवाल आपको आते होंगे, आपने एक करना है, जो बेस्ट आता हो वो करना। अब आप में से कोई और सवाल पूछेगा, सर पहले सेक्शन सी कर लूं? हाँ। सर पहले बी कर लूं? हाँ। क्या सारे सवालों को जवाब मिल रहे हैं? इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा ना, मुझे पता है छोटे से टॉपिक है, वही सारे आएंगे, जितना बोला उतना लिखना, एक्स्ट्रा सवाल मत करना। हर सवाल कोशिश करना सेपरेट पेज पे हो, फ्रेश पेज पे हो, एक ही पेज पे 3 सवाल मत करो, फ्रेश पेज पे हो हर सवाल, ताकि एग्जामिनर हर सवाल को नंबरिंग देके ही आगे जाए। ठीक है। बड़ी बड़ी हेडिंग मत लिखना, लाल पीला नीला ब्राउन ऑरेंज पेपर मत करना, नॉर्मल ब्लू ब्लैक से ही करना। तो सवाल है पूछ लो, फिर मैं सेक्शन ए वालों को खुदाफिज करूंगा, बी वालों का छोटा सा टॉपिक बाकी है वो मैं करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट सबको। पेपर, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने वादा किया था आपसे कि आपका पेपर पूरे जितने भी पेपर आप दोगे, ये मेरा वादा है आपसे, पढ़ने वाले बच्चों से मेरा वादा है, सबसे आसान पेपर पीओसी का होगा। चाहो तो ये भी लिख लो, 2 बातें लिख लो, एक एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंपोर्ट प्रोसीजर आएगा, दूसरा सारे सब्जेक्ट में सबसे आसान पेपर पीओसी का होगा। ये 2 बातें कहीं लिख लेना, लिख के फोटो ले लेना और डेट भी डाल देना आज की। क्या है? 27 अगस्त। पेपर 1 सितंबर को है, फिर खुद देखना कि मैंने क्या कहा, मुझे भी दिखाना। तो सवाल आ रहा है तो किसी को मैं सवाल नहीं आ रहा, पूछ लो, डांटूंगा नहीं, पूछ लो बेटा। ये लोग डरते तो बहुत है, मसला भी है। आप लोग नहीं डरे, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं हर चीज कंट्रोल में करूंगा। अगर डांटूंगा तो कंट्रोल, इसलिए रिलैक्स होकर पूछो सवाल। आया भी सवाल? बच्चे सुनिए, अच्छा आवाज आ रही है, जरा यस करो चैट पे, देखना कितने यस आए, और जिसके नहीं आए उसको क्लास से निकालो। मतलब अब आ रहे हैं, खूब सारे आ रहे हैं। सर ये बताएं पीओसी में मैक्सिमम नंबर कितने आते हैं? पीओसी में नंबर 75 में से 69, 70, 71 भी आते हैं। तगड़ा लिखोगे, अच्छा लिखोगे, क्वालिटी लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तमीज़दार राइटिंग होगी, पढ़ने लायक राइटिंग होगी, जो कहा है वो करोगे, एक्स्ट्रा नहीं करोगे, 70 नंबर भी आएंगे। 70, 75 में से सोचो। एमसीक्यूज के लिए सारे टॉपिक्स जो पढ़ाए हैं, जो पेपर में, जो आपके सिलेबस में जो सिलेबस दिया है रिड्यूस, उसमें रीडिंग करके जाओ उसके अच्छे से, रीडिंग करके जाओ उसके, एमसीक्यू उसी में से नहीं। सवाल लड़कियां कोई सवाल नहीं करें? यस पे क्या है? लड़के नहीं सवाल किया था पीओसी वाला, लड़के लड़के नहीं किया था सर। सेक्शन ए वाले बच्चों, अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो, अगर आप चाहते हो रिवाइज करना, तो मैं सेक्शन बी वालों के लिए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वो कौन सा है? मेरे ख्याल से गलत नहीं, वो होलसेल का टॉपिक है, होलसेल ट्रेड, बस वो खत्म कराना है। होलसेल ट्रेड का टॉपिक 2 पेज का है, क्योंकि रिटेलिंग में मैंने तो पढ़ा दिया था।
नहीं, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग दोनों काम है। कोई है बी वाला बच्चा है, मुझे बताओ ये जो सेट नंबर 4 है इसमें होलसेल का भी पढ़ाना है, रिटेल का भी पढ़ाना है, या होलसेल का हो गया था कुछ? मेरे ख्याल से होलसेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, हाँ या ना? यस सर। सिर्फ बी वालों से पूछ रहा हूँ, ए वालों को ऑलरेडी करा चुका हूँ, ए वाले चाहे तो जा सकते हैं। क्या हो 8 बजने में 3 मिनट। 7 बजे तक क्लास हो रही है, 8 बजे तक क्लास चल रही है। कोई रिप्लाई नहीं है किसी को? अभी तक नहीं आया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ऐसे ही करते हैं। बच्चे कम हो गए, 35 से 25 पे आ गए। हाँ, ये वाले जा सकते हैं। यहाँ भी 13 होगा। क्लियर है सर? नीचे नहीं करना, वॉइस वगैरह क्लियर है? सब हो गया सर। क्लियर? यहाँ से यहाँ से जा रही है यहाँ आवाज़? से आवाज़ भी जा रही है। रिकॉर्ड क्लियर कर रहे हो? रिकॉर्ड भी होगी। और लेक्चर की डेट वाइज रिकॉर्ड करना। बच्चों को लेक्चर ढूंढने में बहुत मसला हो गया था लास्ट बार यार। हाँ बोल रहे हैं यार, ईस्ट की बात हो नहीं, रही इसका है। लास्ट क्लास, इसका सिंपल ये है कि इसके इसमें लिखना लास्ट क्लास, ईओसी लास्ट क्लास, इसमें कोई तो और डेट लास्ट क्लास है ना? कोई रास्ता नहीं है। सही भाई, कोई आया था? नहीं, आवाज सबको आई होगी। आवाज़ तो आ रही है। शुरू करते हैं होलसेल वाला टॉपिक। आपने होलसेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे सारे, फिर इसमें बल्क बाइंग होती है, बल्क बाइंग होती है, तो ये तमाम चीजें थी। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू प्रोड्यूसर। मैं होलसेलर हूँ, प्रोड्यूसर को क्या सर्विस दे रहा हूँ? ये प्रोड्यूसर है, यानी ये शुगर मिल है, मैं इससे चीनी खरीद रहा हूँ और आगे रिटेलर को बेचूंगा। रिटेलर मतलब दुकानदार। तो मैं क्या फायदा पहुंचा रहा हूँ होलसेलर को? पहला इनको मैं होलसेलर क्या फायदा पहुंचा रहा हूँ प्रोड्यूसर को? पहला फायदा, क्योंकि मैं इसका सामान बेच रहा हूँ तो सारी कंसंट्रेशन जो प्रोड्यूसर की है वो प्रोडक्शन में होनी चाहिए, प्रोडक्शन में ही होती है। वो नहीं सोचता कि मेरा माल कैसे बिकेगा, उसको ये होलसेलर है। ठीक है। नंबर 2, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये जो प्रोड्यूसर है ये छोटी प्रोडक्शन नहीं करता, सिवा इतना ऑर्डर होता है होलसेलरों का कि ये अपनी प्रोडक्शन लार्ज स्केल, दिन रात ट्रिपल शिफ्ट में काम चलता है, डबल भी नहीं, ट्रिपल 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें। पॉइंट नंबर 3, कंज्यूमर का बिहेवियर उन गुड्स को लेकर कि वो कितना पसंद कर रहे हैं या बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सब कौन बताएगा? होलसेलर बताएगा। किसको? प्रोड्यूसर, कि वो माल बनाए या ना बनाए। पॉइंट नंबर 4, एक रेगुलेशन रहती है प्रोडक्शन के अंदर। प्रोड्यूसर जो है वो उसे पता होता है कि इतना माल तो मेरा हर साल निकलता ही है इन 3 महीनों में, तो वो अगले साल के लिए प्रिपरेशन करता है। एक रेगुलेशन होता है, फ्यूचर डिमांड को वो प्रिडिक्ट कर सकता है, या अगर आज इतने का है और इतना माल बिक रहा है मेरा, तो कल को ये इतने का होगा तो इतना बिकेगा, एस्टिमेशन कर सकता है। प्रोड्यूसर को गुड्स स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही गुड्स बने होलसेलर जाकर वो सामान उठाकर अपने पास स्टोर करेगा। यानी स्टोरेज की भी फैसिलिटी किसके सर पे डाल दी है? होलसेलर। और जाहिर सी बात है, सबसे आखिरी पॉइंट, कई दफा ऐसा होता है, बल्कि हर दफा ही ऐसा होता है कि जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर को माल लेने के बाद पेमेंट नहीं करता, पहले पेमेंट करता है। प्री पेमेंट, प्रीपे, जो आपने अकाउंट में सुना होगा, पहले से एडवांस पेमेंट। ये भाई रख, ये जो मैं माल लेने वाला हूँ तो उससे 2.5 करोड़ का, ये 2.5 करोड़ का पहले रख लो, माल देते रहना 3 महीने का। ये भी तो फैसिलिटी है जो कौन दे रहा है? होलसेलर। किसको? प्रोड्यूसर। अब वो फैसिलिटीज, अब नेक्स्ट टॉपिक है उसी पेज पे, वो फैसिलिटीज जो होलसेलर रिटेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, वो कौन सी होती है? ये बताओ। जो बाबा क्लास ले रहे होते हैं तुम चक्कर ऐसे लगाते हो? बाबा बैठे होते हैं ऐसे चक्कर लगाते हो? फिर हाँ, बाबा क्लास ले रहे हैं तो फिर ये फैसिलिटी तेरे लिए क्यों? समझ नहीं आ रही, मतलब मजाक चल रहा है उधर। अच्छा, मजाक नहीं चल रहा है। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर, अभी जो पढ़ा उसमें होलसेलर क्या सर्विसेज दे रहा है? प्रोड्यूसर को। अब वो क्या सर्विसेज दे रहा है? रिटेलर को। रिटेलर मतलब दुकानदारों को क्या फैसिलिटीज देता है? पहला, दुकानदारों को भी बड़े बड़े गोदाम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी जगह पे भी वो अपनी शॉप खोलते हैं, काम शुरू हो जाता है। तो गोया दुकानदारों को भी कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए गुड्स रखने के लिए, जैसे ही उनका सामान खत्म होता है वो फोन करते हैं, सामान आ जाता है। यही ये जो वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है, ये जो वेयर हाउस का खर्चा है, ये हमेशा होलसेलर ही बता सकता है। पॉइंट नंबर 2,
एक और फैसिलिटी भी देता है होलसेलर रिटेलर को, उधार पे माल बेचता है। अबे तू माल ले जा, जब पैसे आए बिक जाए तो दे देना। पॉइंट 3, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है कि यार ये रखो अपनी दुकान पे, ये रखो मैं तुम्हें देता हूँ। न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में भी होलसेलर बताता है रिटेलर को। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी मैं ही देता हूँ। चलो होलसेलर कहता है तुम मत आओ अपनी सुजुकी लेकर, मेरा ट्रक आएगा तुम्हारे पास, तुम बस फोन पे ऑर्डर दो, ट्रक आ जाएगा, सामान उतार के चला जाएगा। बताओ ये फैसिलिटी भी होलसेलर दे रहा है रिटेलर। रेट डिस्काउंट की फैसिलिटी दे रहा है। रेट डिस्काउंट जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि भाई तुम सामान उधार पे ले जाओ 2 महीने के लिए, 2 महीने के बाद पेमेंट देना, लेकिन अगर तुम 1 महीने के बाद दे दो तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा। यानी डिस्काउंट की फैसिलिटी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? होलसेलर। किसको? और हमारा आखिरी टॉपिक रिटेलर, जो कि अब दुकानदार। अब मैं बन गया हूं दुकानदार, यानी मैं रिटेलर हूं, ये कौन है? होलसेलर, और ये कौन है? तुम कंज्यूमर। ठीक है भाई, हम आगे चले गए। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखी नहीं है इसकी, मैं डायरेक्ट आ रहा हूं सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू होलसेलर। रिटेलर की क्या सर्विसेज होंगी होलसेलर को लेकर, यानी क्या सर्विसेज दे रहा है रिटेलर होलसेलर को? पहला, रिटेलर प्रोवाइड्स द होलसेलर एक्सेस टू द मार्केट, मार्केट तक पहुंच, क्योंकि होलसेलर की मार्केट तक पहुंच नहीं है। होलसेलर चप्पे चप्पे पे दुकानें नहीं खोल सकता, चप्पे चप्पे पे दुकानें कौन खोलता है? रिटेलर। इसलिए मार्केट तक पहुंच तो रिटेलर ही देगा। किसको? होलसेलर। ये फायदा है। पॉइंट नंबर 2, द होलसेलर आर relieved of selling goods in small quantity। होलसेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स देने से हासिल हो नहीं देता, तो वो बड़ी क्वांटिटी में गुड्स बेचता है रिटेलर को। लेकिन रिटेलर को ये एडवांटेज है जो कि वो होलसेलर को दे रहा है, क्या कि उसके गुड्स छोटी छोटी क्वांटिटी में बेच जाएंगे। अगर मैंने यहाँ से आटा खरीदा है 50 थैले 10 किलो के, 100 थैले 10 किलो के, तो एक एक 10 किलो का थैला भी मैं कंज्यूमर को बेचता हूँ। तो ये फायदा है ना। अब बंदे वहां पहुंच जाओ के पास एक थैला दे दो, वो लोग हैं हजार थैले देने वाले, वो लोग हैं 5-5 हजार थैले देने वाले। वहां एक बंदा पहुंच के बोले मुझे एक 10 किलो का थैला दे दो, अरे वेट कर टाइम किसी के पास। नेक्स्ट पॉइंट, द रिटेलर सप्लाई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर अबाउट द कंज्यूमर डिमांड। ये रिटेलर ही होते हैं जो कंज्यूमर डिमांड को लेकर इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको? होलसेलर को। और वो होलसेलर किसको देता है इंफॉर्मेशन? प्रोड्यूसर। कैसे? अब अगर एक चीज मेरे पास है, वो बिक रही है, खत्म हो रही है मेरे पास, बार-बार फोन करूंगा ना, मैं बार-बार फोन करूंगा होलसेलर को, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है कि भाई ज्यादा माल दिया तो यार बेच जाता है। ये फायदा दे रहा हूं मैं किसको? होलसेलर को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अप टू डेट। नेक्स्ट, तो ऐसी बात है, कंज्यूमर का क्लोज कांटेक्ट किससे है? होलसेलर से, रिटेलर से। आपका कांटेक्ट डॉन की जो ब्रेड होती है, डॉन की कोई भी ब्रेड होती है, आपका ताल्लुक डॉन से होता है? नहीं भाई, अपने मोहल्ले के दुकानदार से होता है। आप बोलते हो यार ये ब्रेड वापस कर दिया आपकी वालदा ने, मेरी अम्मी ने वापस कर दिया, क्यों? यार ये फ्रेश नहीं है। सही है, ये भी पॉइंट हो गया कि क्लोज कांटेक्ट हमेशा फेस कौन करता है? गुड्स को बेचते हुए फेस कौन करता है? कंज्यूमर, रिटेलर। नेक्स्ट, क्लोज कांटेक्ट हो गया। पांचवा, द होलसेलर नीड नॉट टू मेंटेन, वही वाली बात है, होलसेलर को डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कस्टमर के साथ, उसमें बैठना टाइम है, उसी के लिए उसने रिटेलर को रखा। ये वो सर्विसेज थी जो कि एक होलसेलर दे रहा था किसको? जो कि एक रिटेलर दे रहा था किसको? होलसेलर को। अब वो सर्विसेज जो कि रिटेलर दे रहा है किसको? कंज्यूमर। राइट सी बात है। स्टॉक्स मेंटेन कर रहा है रिटेलर, जो भी है छोटी मोटी क्वांटिटी में तो होता ही है ना। कभी दुकान पे जाते हो अगर चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में होता ही है ना, तो वो तुम्हें दे देता है। तो तुम्हें स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्टॉक रिटेलर भी करके रखता है अपनी दुकान पे। पॉइंट नंबर 2, जाहिर सी बात है, आप जब रिटेलर के पास जाते हो तो वहां से एक ही किस्म की चॉकलेट रखी होती है, एक ही किस्म की ड्रिंक रखी होती है, एक ही किस्म के चिप्स होते हैं, एक ही किस्म के पाउडर्स, डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, एक ही किस्म के वॉशिंग पाउडर्स होते हैं। आप बताओ, वैरायटी होती है ना। ये भी तो फायदा है जो रिटेलर दे रहा है किसको? कंज्यूमर। आगे, रिटेलर प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 में, रेजिडेंशियल एरिया के पास हम लोग मौजूद होते हैं। हम रिटेलर, तुम लोग तो कितने लोग ऐसे रहते हो कि इनके घर के नीचे दुकान है, अगर अपार्टमेंट में रहते हो
अगर घरों में रहते हो तो बराबर वाली दुकान है ना? तो ये भी तो देखो कि इसके लिए रिटेलर आपका हेल्प कर रहा है, आपके पास है, आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, यही रिटेलर्स जो होते हैं कई दफा कंज्यूमर को उधार पे भी माल बेचते हैं। आपके मोहल्लों में दुकानें हैं, वहाँ पे वो बकायदा बिल बना के बेचते हैं। हाँ जी सामान है जी, बिल बना दो, महीने के बाद बेटा दे देगा, महीने के बाद शौहर दे देगा, महीने के बाद आप दे दोगे, होता है ना? तो यही रिटेलर उधार पे भी माल बेचते हैं अपने कंज्यूमर को। आगे, अरे भाई फ्री होम डिलीवरी सर्विस, अब इससे ज्यादा कोविड में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है आपके सामने, घर पे आई थी चीजें मेरे कॉल पे। आगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। आगे, सेल्समैन ट्रेन से, मतलब हमें ट्रेन सेल्समैन चाहिए होते हैं ताकि वो गुड्स ज्यादा सेल आउट कर सकें। अच्छी एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है। तो सबसे आखिर में रिटेलर कंज्यूमर को हमेशा फ्रेश गुड्स ही भिजवाते हैं, फ्रेश गुड्स ही सेल आउट करते हैं। यहाँ जाकर हमारा टॉपिक खत्म हो गया भाई, यहाँ जाकर कोर्स खत्म हो गया। मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें ऑलरेडी कर दी हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। सबको आवाज़ आ रही है तो यस कर दो जल्दी से और फिर खुदा हाफिज़ करें। ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर में अच्छा ही होना है इंशाल्लाह, आपको बिल्कुल क्लियर नहीं करनी है, ठीक है? थोड़ा बहुत इस चीज़ों को जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ये वाला सर्विसेज ऑफ होलसेलर रिटेलर, रिटेलर होलसेलर वाला, प्रोड्यूसर वाला, ये टॉपिक पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना नहीं है जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, यस करो, मैं खुदा हाफिज़ करूँगा। यस आ गए? यस आ गए? एक आया सर अभी, 7 बच्चे और एक गेस्ट आया। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहो इंशाल्लाह। नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Recording stopped. खत्म?